नमस्कार बच्चों। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कानपुर मंडल में जो यूपीएससी की कक्षाएं संचालित हो रही हैं उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कन्हैया पांडे या फिर पांडे सर भी आप कह सकते हो, आपको पॉलिटी की क्लास लेकर फिर से उपस्थित हूँ। आशा तो पूरी अच्छे तरीके से थी कि हम लोग लाइव आपसे रूबरू हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी माध्यम है चलिए उसी में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पॉलिटी की क्लासेज इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया था और जो विभिन्न पार्ट थे, विभिन्न चीज़ें थी, उन सभी को हम लोगों ने एक एक करके देखा था। अब जो आगे का जो हमारा मैटर रहने वाला है पॉलिटी में, ये संबंधित है, कह सकते हैं आप, भाषा से संबंधित है। इससे पहले कि जितने भी वीडियोज़ हैं, खासकर जो बच्चे ऑफलाइन इंटरेक्ट हुए थे हमसे, वो सारे वीडियोज़ मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक के माध्यम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा पॉलिटी का, जिस लिंक के माध्यम से सारे वीडियो एक लाइन से लगे हैं, तो आप उसको आराम से देख लीजिएगा, उसके बाद से ये वीडियो देखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो अभ्युदय क्लासेस की जो टेलीग्राम चैनल की बात है, वो इसी वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, उसमें आप ज़रूर जुड़िए। तो वहाँ पर मेरे द्वारा जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो सारी PDF मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। साथ साथ कुछ और जो भी चीज़ें हैं, इंटरेक्शन है, उनको भी हम लोग देख लेंगे। खासकर और कोई प्रश्न वगैरह बनता है तो उसका भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी पर्सनल चीज़ें हैं मैं डाल दूंगा, ताकि अगर आपको कोई प्रश्न बनता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कहीं पर भी कोई समस्या ना हो, लेकिन समस्या आ रही है तो उसको समाधान करने की कोशिश मैं पूरी करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बेसिकली संबंधित है, आपके भाषाओं से संबंधित है, और अगर समय मिला तो हम लोग आगे इमरजेंसी के प्रोविज़न को भी देखेंगे, ठीक है ना। भाषा और उसके साथ साथ जो आपातकाल की सुविधा है उनके बारे में देखेंगे। एक चीज़ समझ लीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से, मैं आपको बता दूँ, पूरी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको लैंग्वेज के चैप्टर में लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो, अर्थात हिंदी और इंग्लिश की जो समस्याएँ हैं उनको दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और जहाँ पर भी ऐसे शब्द आएंगे जहाँ पर इंग्लिश का प्रयोग करना होगा, मैं मैक्सिमम तरीके से करूँगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें। चलिए कोशिश करते हैं। जो पहला ये हमारा जो टाइटल रहने वाला है, इसका टाइटल रहने वाला है राजभाषा, ठीक है ना, राजभाषा। इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में भी बताया गया है, यानी कहा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा की बात की गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। सबसे पहले बेसिक चीज़ें जो हैं उनको समझ लेते हैं, भाषा, और इसमें कैसे मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात किया जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मूलतः यानी फंडामेंटली 22 पार्ट है, ये लोग कहेंगे 25 पार्ट है, यस, उसका इंटरेक्शन अलग है। असल में जो ABCD भी हो जाता है उसको काउंट करके लोग 25 कह देते हैं, वो बात होगी कभी। फिलहाल इतना ध्यान रखिए, जो 22 भाग है उस भाग में से जो भाग हमारा यानी पार्ट जो 17 है वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से, राजभाषा से। और भाग 17 जो, अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल हम देखते हैं तो 343 से लेकर, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक विस्तारित है। अर्थात अगर आपसे कहा जाए कि लैंग्वेज का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, तो आप कहोगे संविधान का आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक लैंग्वेज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक शेड्यूल है, एक अनुसूची है, अनुसूची जिसको हम कहते हैं, जो अनुसूची 8 जो खासकर जिसको हम जानते हैं शेड्यूल 8। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग आर्टिकल में न रख के कुछ अलग से एक शेड्यूल में रखते हैं। उसमें लगभग मूलतः संविधान जब बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 8 जो है शेड्यूल हुआ करते थे, बाद में चल के 4 शेड्यूल और इसमें जोड़े गए और वर्तमान में 12 शेड्यूल है, जिसमें से जो 8वां शेड्यूल है, 8 शेड्यूल है, ये डील करता है लैंग्वेज से। यानी ये डील करता है कि 8 शेड्यूल में कुछ भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है हमारे संविधान में, अर्थात वे भाषाओं पर खास जोर दिया गया है, उन भाषाओं पर भी बात होगी और उनके साथ साथ एक एक करके सारी बातों पर बात होगी। तो ये एक बेसिक हल्का सा एक इंट्रो हुआ कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में जो पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइडेड है, और ये आर्टिकल 343 और 351 तक विस्तारित है। इसके साथ साथ एक शेड्यूल 8 है जो
इससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और इस शेड्यूल में अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इस शेड्यूल में जो है 14 भाषाएं थी, यानी 14 लैंग्वेज इसमें मेंशन किया गया था। लेकिन बाद में चल के बहुत सारे अमेंडमेंट करके, बहुत सारे मतलब 3 अमेंडमेंट खासकर किया गया था, जिसमें अगर देखा जाए तो जो 3 अमेंडमेंट हुए थे उन 3 अमेंडमेंट के माध्यम से जो है 21, 71 और 92, इन अमेंडमेंट्स के माध्यम से जो है बाद में चल के कुछ और लैंग्वेज को जोड़कर वर्तमान में टोटल 22 लैंग्वेज हमारे शेड्यूल 8 में है, ठीक है ना। 22 भाषाएं जो हैं अनुसूची 8 में हैं, इनको ध्यान रखिएगा। मूलतः 14 थी, बाद में चल के अमेंड करके, संशोधन करके हम लोगों ने और सारी जो भाषाएं थी इनको बढ़ाया और वर्तमान में जो भाषाओं की संख्या है वो अनुसूची 8 में लगभग 22 है। अब अगर हम एक एक करके आगे बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो क्या भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयाँ सिर्फ इंग्लिश में होती हैं? इन सभी बातों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखिए जहाँ तक महत्वपूर्ण बातें होती हैं हमारे खासकर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ आर्टिकल होते हैं जिनको याद करना होता है और बाकी कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं करना होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनको आपको देता जाऊं और आराम से हम सारी चीज़ें पढ़ते जाएं। देखिए अगर हम बात करें पॉलिटी की, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज की बात की गई है, तो एक थ्योरम पोर्शन है, तो थ्योरी पोर्शन को जरा एक बार देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो थ्योरी पोर्शन में अगर हम देखें, थ्योरी पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें ये कहता है कि भारत के संविधान में जो भाषाओं की बात की गई है उन भाषाओं में 4 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। अर्थात भाषाओं को हम अगर पढ़ने की कोशिश करें तो इसमें 4 प्रकार की भाषाओं को हम देख सकते हैं। कैसे, जरा देखें। तो ये कहता है कि एक तो हम भाषा देखते हैं यूनियन की, अर्थात संघ की भाषा, यूनियन की भाषा यानी संघ की भाषा क्या होगी। दूसरा ये कहते हैं क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज क्या होगी, क्षेत्रीय भाषा क्या होगी, रीजनल लैंग्वेज क्या क्या होगी। तीसरा ये बात करता है जुडिशरी की लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है ना, यानी न्यायपालिका का भाषा कैसा होगा, अर्थात जुडिशरी की भाषा कैसी होगी। और चौथा कहता है किसी भी विधि का पाठ यानी लॉ का या किसी भी एक्ट का, किसी भी बिल का पाठ हम कैसे करेंगे, यानी कैसे उसको इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट में, तो उसको जो बोला जाता है, रीडिंग किया जाता है, रीडिंग ऑफ द लॉ और रीडिंग ऑफ द एनी बिल और एक्ट, ये किस भाषा में होगा। इन 4 डायमेंशन को हमारे पार्ट 17 में कवर किया गया है, जिसमें संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, जुडिशरी की क्या भाषा होगी और उसके साथ साथ जितने भी लॉ और जो कानूनें हैं उनकी भाषाएं क्या होगी, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप में दिया गया है। अब देखिए अगर बात हम करें, इसके आगे की बात करें हम, जैसे अगर आर्टिकल वाइज हम शुरू करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 343 की, ठीक है ना, आर्टिकल 343 की आप नोट करते चलिएगा। बाकी इसका टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको पीडीएफ में पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको मिल जाए। आर्टिकल अगर हम बात करें 343 की तो इसका टाइटल है संघ की भाषा, अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, जो संघ की भाषा होगी इसके बारे में ये बात कर रहा है कि भाषा कैसी होगी। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, मैं समझाऊंगा। इन्होंने बोला कि संघ की जो भाषा होगी वो देवनागरी होगी, जिस वर्ड में मैं लिख रहा हूँ देवनागरी होगी, ठीक है ना। दूसरा जो भाषा होगी वो तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा देवनागरी नहीं लिखूँगा। संघ की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी और जो संघ की स्क्रिप्ट होगी यानी लिखावट का तरीका होगा वो क्या होगा, आप कहोगे वो होगा देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है ना। जो लिपि होगी वो कैसी होगी, तो जो स्क्रिप्ट होगी, लिपि होगी, ये आपकी देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी होगी और जो स्क्रिप्ट होगी यानी जो लिखने का तरीका होगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, देवनागरी लिपि है। जैसे देखिए अगर देवनागरी को मैं ऐसे लिखूँ देवनागरी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं, तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं है। भाषा तो हिंदी हो जाएगी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हिंदी देवनागरी, लेकिन इसको लिख रहा हूँ मैं अंग्रेजी के वर्ड्स के द्वारा, ठीक है ना। इसलिए ये स्क्रिप्ट
जो है देवनागरी नहीं है, ठीक है ना। तो देवनागरी स्क्रिप्ट कौन सी है, जो क ख ग घ करके लिखी जाती है, तो वो स्क्रिप्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो मैथमेटिकल कैरेक्टर होंगे, अर्थात जो अंक होंगे, संख्या, अगर संघ हमारी संख्या कोई दर्शातित करेगा, यानी अगर मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट को अगर क्या करना होगा, यूनियन गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए कोई संख्या को दर्शाना होगा या नंबर को डिनोट करना होगा, तो कैसे डिनोट करेंगे। जैसे हिंदी में कुछ नंबर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि जैसे 1 ऐसे हो जाता है, जो 2 हो जाता है ऐसे हम कर देते हैं, 3 फिर हम लोग 4 ऐसे कर देते हैं, 5 ऐसे कर देते हैं। तो ये तो जो हिंदी भाषा की स्क्रिप्ट है नंबर की, लेकिन हमारे यहाँ नंबर की जो स्क्रिप्ट है वो बात कहा गया है कि जो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होगी वही अपनाया जाएगा। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज की स्क्रिप्ट क्या है, जैसे वर्तमान में ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा जाता है। अब जैसे देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर हम, जैसे आप लोगों में से कई लोग जैसे नंबर प्लेट पे बाइक वगैरह की आप लोग हिंदी में लिखवा देते हो, या फिर हिंदी के शब्दों में जो नंबर होता है उसको लिखवा देते हो। इस पर आपका चालान कट सकता है, बच्चा ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि वो इलीगल है। खासकर जिस प्रकार का आपका व्हीकल है उस व्हीकल, और कई लोग पॉलिटिकल पार्टी का झंडा का एक मस्त बैकग्राउंड बनवाते हैं, उस पर लिखवाते हैं नंबर, वो भी इलीगल है, ध्यान रखिएगा। सिंपल जैसा आपका बाइक है, अगर आपकी बाइक ग्रीन एनर्जी से चलती है तो आपका नंबर प्लेट ग्रीन हो जाएगा। नॉर्मल आपकी बाइक है तो वाइट जो आपका बैकग्राउंड हो जाए ब्लैक कलर से लिखा जाना चाहिए। अगर आपका जो है एक ऐसा व्हीकल है जो आप कह सकते हो ठेका गाड़ी जिसको हम कहते हैं, भाड़ा गाड़ी, या फिर जिसको आप ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हो, तो उसका नंबर प्लेट आप देखेंगे येलो कलर का होता है। तो इसीलिए हर प्रकार का अलग होता है, तो इसलिए आप डिफरेंट वे में उसको नहीं तरह कर सकते। ऐसा नहीं कि नंबर आप 4 बड़े लिखे 2 छोटे लिख गए, कई लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए, ठीक, ओके। तो ये आपने नॉर्मल 343 में कहा संघ की भाषा। अब एक चीज़ समझो, देखो संघ की भाषा का अर्थ ये नहीं है कि देश की भाषा। कई लोग जब से हम लोग कहते हैं कि देश की भाषा जो है हिंदी है, नहीं बच्चा, हमारे भारत की भाषा हिंदी नहीं है। भारत की भाषा हिंदी नहीं है, वो यूनियन गवर्नमेंट की भाषा हिंदी है, अर्थात जो केंद्र सरकार है उसकी भाषा हम लोग हिंदी कहते हैं। हमारे यहाँ 3 गवर्नमेंट होते हैं, त्रिस्तरीय सरकार की बात की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल लेवल पे होती है जिसको हम कहते हैं पंचायत की गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है वो उसकी कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि पूरे भारत की भाषा हिंदी होगी, नहीं इम्पोज किया जा सकता। आपको पता है भारत में लगभग 3 से 4 हज़ार भाषाएं बोली जाती हैं और सभी लोगों का अपना भाषा से प्रेम है। और अगर आप किसी व्यक्ति को भाषा के आधार पर ये कहते हो कि तुम अपनी भाषा न बोलो तो उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है। हमारे देश के लोग बड़ी सेंसिटिव होते हैं, चाहे वो रिलीजियस मामला हो, लैंग्विस्टिक मामला हो या फिर कोई भी मामला हो, वो इससे जुड़े हुए होते हैं। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो उनकी पर्सनल लिबर्टी है उसमें कोई हस्तक्षेप करे। इसलिए आप बहुत बार देखे होंगे कि जब भी भारत सरकार मांग करती है कि यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में हम एक नई भाषा का प्रयोग करने की इजाज़त करें और मांग करें जो हिंदी होगी, तो दक्षिण के जो राज्य हैं जहाँ पर जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, वो विरोध करते हैं, कहते हैं कि अरे भाई अगर आप सिर्फ हिंदी को प्रमोट करोगे तो हमारी भाषाओं का क्या होगा, तमिल, तेलुगु, इन सब भाषाओं का क्या होगा। इसलिए इसको ये रोकते हैं। तो इसलिए हम भारत की किसी एक भाषा को परमिट नहीं दे सकते, इसको थोड़ा हमको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। जैसे एक प्रश्न आता है सिविल सर्विसेज के मेंस में कि हमारा भारत जो है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी बहुत है हमारे देश में, लेकिन हम एक हैं। कैसे एक हैं, ज़रा बताइए मुझे आप। अगर बात किया जाए कि भारत में अनेकता तो बहुत है, लेकिन एकता कहाँ पर है, ये मेंस पीसीएस 2019 के मेंस में भी आया था, ठीक है ना, और सिविल सर्विसेज में भी आता रहता है। इसलिए मैं मेंस के ओरिएंटेड भी आपको चीज़ें देता रहूँगा। तो कैसे, तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात ये है आपकी कि अनेकता तो बहुत आप गिना दोगे कि उत्तर भारत की रहन सहन अलग है, दक्षिण भारत का रहन सहन अलग है। उत्तर भारत के लोग जीन्स पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, दक्षिण भारत के लोग लुंगी, धोती वगैरह पहनते रहते हैं। उत्तर भारत के लोग की भाषा अलग है, दक्षिण भारत के लोग की भाषा अलग है। उत्तर भारत के लोगों का रहन सहन, मानसिक सब चीज़ अलग है और दक्षिण भारत के रहन सहन अलग है। वो थोड़ा ट्रेडिशनल चीज़ों में रहते हैं, उत्तर भारत के लोग थोड़ा वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं। उत्तर भारत के लोगों का जो
खाना है वो खासकर दाल चावल जो भी रोटी सब्जी खाते हैं, दक्षिण भारत में वही चलता है। आप जानते हो कि भैया वो जो चावल वाली होती है ना, बहुत अच्छी, देखो याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत का भोजन अलग है, उत्तर भारत का भोजन अलग। तो डाइवर्सिटी तो बहुत है, ठीक है ना, डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूनिटी कहाँ है? क्या भाषा के रूप में हम यूनाइट है? नहीं है। रिलीजन के रूप में यूनाइट है? नहीं है। उत्तर भारत की भाषा को हम लैंग्वेज, जो हिंदू धर्म ही है उसका इंटरप्रिटेशन उत्तर भारत में कुछ और आता है, दक्षिण भारत में कुछ और आता है। तो धार्मिक रूप से भी हम अलग हैं। तो एक किस बात से हैं? तो जो लोग मेंस में लिखने जाएंगे वो तो डायरेक्ट अनेकता तो बहुत लिखा देंगे, लेकिन एकता ये कैसे आप दिखाओगे? तो वहाँ पर कुछ आपको एथिकल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे भारत एक है तो कैसे? जब राष्ट्र की बात आती है तो हम एक हो जाते हैं, राष्ट्रीयता की बात आती है। प्लस जब बात किया जाती है कल्चर की, कल्चर, हम सभी का कल्चर एक है। जैसे झूठ नहीं बोलना, भारत में कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आप झूठ बोलिए, ठीक है ना। पाप न करना, ठीक है ना, कोई धर्म नहीं कहता कि आप पाप करिए। अहिंसा को फॉलो करना, नॉन वायलेंस को फॉलो करना, हर धर्म कहता है, कोई धर्म नहीं कहता कि हिंसा को फॉलो करिए। माता पिता की सेवा करना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, ये सब क्या है? एकता है। हम पैर छूते हैं, ये सब क्या है? एकता है। क्योंकि ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत के कल्चर के रूप में एक है। तो अनेकता, एकता। तो कभी भी मेंस में आपका प्रश्न पूछे तो आप पहले उस प्रश्न की प्रकृति को समझिए और उस प्रश्न की प्रकृति को समझकर पॉइंट जुटाइए 4-5, और उस पॉइंट को जुटाकर फिर आंसर लिखने की कोशिश करिए। तब आपका एक उच्च स्तरीय आंसर होगा, अन्यथा एक एवरेज मार्किंग करके आप कमज़ोर हो जाओगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैं बीच बीच में आपको टोकते रहूँगा, ठीक है। तो ये हमारे 343 कहता है कि संघ की भाषा क्या होगी, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की। अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये कुछ बात करता है, आर्टिकल 344 है, इसके बारे में बात करता है। तो ये 344 क्या कहता है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है ना, रीजनल लैंग्वेज की बात करता है कि जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होंगे उनके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनेंगी। तो कैसे, चलिए ज़रा देखते हैं। इसका टाइटल हो जाएगा, आप लिख सकते हो 344 का सेक्शन कह रहे हैं, बार बार सेक्शन आ जाता है क्योंकि सीआरपीसी आईपीसी ये सारे दिमाग में घूमते रहते हैं, तो कभी कभी सेक्शन, कभी कभी आर्टिकल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 344 में बेसिकली ये बताया गया कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, ठीक है ना, किससे? कि कैसे हिंदी को बढ़ावा दिया जाए और कैसे राज्यों को भाषाओं को चुनने में स्वतंत्रता दी जाए। तो इसके लिए एक कमिटीज़ बनी थी। तो संविधान में लिखा गया था कि पहला, इसी में एक लिखा गया कि देखो कि संविधान के लागू होने के, ठीक है ना, जब संविधान हमारा लागू हो जाएगा तो उसके 15 वर्षों के अंतर्गत, अर्थात 15 वर्ष तक, यानी अगर हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950। तो इन्होंने बोला कि जब संविधान लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा, उस लागू होने के 15 वर्ष तक, 15 ईयर तक जो भाषा होगी वो क्या होगी? इंग्लिश होगी। बहुत महत्वपूर्ण है। 15 वर्ष तक अर्थात 65 तक, 1965 तक लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश होगी, ये बताया गया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने दो बात कहा। इन्होंने ये बात कहा कि कैसे हम इंग्लिश से माइग्रेट होकर हम हिंदी पर आएंगे, इसके लिए हम आयोगों की स्थापना करेंगे, कमीशन बनाएंगे। और कमीशन को हम बनाएंगे किस लिए? ताकि वो हमें रिकमेंड कर सके कि कैसे हम इंग्लिश से माइग्रेट होकर हिंदी में आ सकते हैं और कैसे हिंदी को बढ़ावा दिया जा सकता है और कैसे हिंदी को भारत की सबसे बड़ी लैंग्वेज बनाया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने बोला कि प्रत्येक 5 वर्ष में, यानी संविधान लागू होने के पहले 5 वर्ष में और 10 वर्ष में क्या बनेगा? इन्होंने बोला कि 5 वर्ष और 10 वर्ष के उपरांत अर्थात 1955 में और 1960 में क्या बनेगा? आयोग बनेगा। कैसा आयोग? लैंग्वेज पर आधारित एक कमीशन बनेगा, ठीक है ना। और ये कमीशन ये बताएगा पार्लियामेंट को कि कैसे आपको इंग्लिश को कम करना है और कैसे हिंदी को या फिर एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा या जो राज्य की भाषा है वो बनाना है। तो इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आयोग की स्थापना हुई 1955 में और इस आयोग का नाम है बी.जी. खेर आयोग,
ठीक है, यानी बीजी खेर कमीशन की स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा 1955 में, और इन्होंने 56 में अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, 55 में स्थापना आयोग बना, और जो है 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और ये भी कहा गया था इसी में कि एक तो 5 वर्ष बाद कमीशन बनेगा, एक 10 वर्ष बाद कमीशन बनेगा, और जो कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगी, यानी जो भी बात कमीशन कहेगी उसकी जांच के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए आयोग बनेगा, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, और उस पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जो भी बात की जाएगी कि क्या इस आयोग ने जो सुझाव दिया है इसमें से क्या हम ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं। तो जैसे बीजी खेर आयोग बन गया, इसने अपनी रिपोर्ट दे दी, तो इसके जस्ट 1 साल बाद यानी 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय कमेटी बनी। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में 1957 में, एक साल की बात हो रही है, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बनी, और जिसने कहा कि देखो बेसिकली 65 के बाद भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश का यूज कंटिन्यूअस करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ 1960 में जो आयोग बनने वाला था ये, यानी 10 साल बाद ये नहीं बना, 10 साल बाद जो आयोग बनने वाला था वो नहीं बन पाया। इसलिए एक अधिनियम आया जिसको हम कहते हैं राजभाषा अधिनियम 1963, ठीक है ना, राजभाषा अधिनियम 1963। 1963 में एक एक्ट आया जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, राजभाषा अधिनियम 1963। और इस राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से भाषा को डिक्लेयर किया गया, बढ़िया से डिक्लेयर किया गया कि क्या क्या भाषा कैसे करना है, और उसके बारे में जो भी प्रोविज़न है मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद से 65 में, जो आप जानते हो कि 15 साल हमने बताया था ना कि संविधान लागू होने के 15 साल तक भाषा इंग्लिश होगी, लेकिन इंग्लिश के बाद हिंदी को हम बढ़ावा देंगे। और चूंकि 2 कमीशन की बात की गई थी, एक 5 साल बाद, एक 10 साल बाद, तो 10 साल बाद तो कोई कमेटी बनी ही नहीं। 5 साल वाली जो बनी थी बीजी खेर आयोग 1955 ने, इसमें इसने रिपोर्ट 56 में दे दिया, और 57 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, और इसने भाषा के बारे में बात किया। 60 में कोई कमेटी बनी नहीं, 63 में एक अधिनियम आ गया भाषा से संबंधित, और इस अधिनियम के द्वारा कई बातें की गई जिसमें भाषा से संबंधित जो बातें, प्रावधान जो लिखे थे वो लिखे गए थे। अब जरा एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्या क्या प्रावधान किए गए, तो मैं इसको जरा मिटाता हूँ, ठीक है। घबराइए मत, सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके निपटा लेंगे, तो चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, बढ़िया, ओके। अच्छा, अब 1965 में जब 15 साल का जो बाउंडेशन था वो समाप्त हो गया, तो इसके बाद से क्या किया गया, कहा गया कि इंग्लिश को 1965 के बाद से कंटिन्यू किया जाए, यानी इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी भी हिंदी उतनी प्रोमिनेंट लैंग्वेज नहीं बनी है। इसलिए क्या करिए आप कि आप इंग्लिश को क्या कर दीजिए अंतिम। अब हाँ, संविधान जब लागू हुआ था तो कहा गया था कि 15 वर्ष के लिए इंग्लिश लागू होगी, लेकिन 15 वर्ष के बाद क्या होगा ये नहीं लिखा गया था। लेकिन 1965 में क्या किया गया कि अब इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी। कब तक कंटिन्यू रहेगी ये मेंशन नहीं किया गया, यानी इंग्लिश को कब तक कंटिन्यू करना है ये नहीं लिखा गया, ठीक है ना। अर्थात इंग्लिश कहा गया कि इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी, और साथ में हिंदी को हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। हिंदी को क्या कहा गया कि इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी भी प्रयोग करेंगे, और उसके साथ साथ हिंदी के साथ इंग्लिश प्रयोग करेंगे, और हिंदी को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, इसकी बात की गई थी। तो सेक्शन कह रहे हैं आर्टिकल 343 ये हम लोगों ने संघ की भाषा का देखा। आर्टिकल 344 ये हमने देखा कि कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी लैंग्वेज से संबंधित। तो हमने देखा था कि संविधान में लिखा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक इंग्लिश रहेगी, और 5 वर्ष बाद एक आयोग बनेगा, 10 वर्ष आयोग बाद भी एक आयोग बनेगा। उस आयोग की जो भी सिफारिश होगी
उसको पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से रिजॉल्व किया जाएगा। और चूंकि एक कमीशन आया, बीजी खेर आयोग 56 में रिपोर्ट दिया और 57 में इस रिपोर्ट की जांच के लिए गोविंद बल्लभ पंत कमेटी बनी थी। और उसके जस्ट बाद क्या हुआ, 1963 में 1960 में कोई जो आयोग था वो नहीं आया। उसके बाद 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट या थी अर्थात राजभाषा अधिनियम आया और उसके द्वारा ये कहा गया बाद में कि 1965 के बाद भी इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी, हिंदी को भी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इंग्लिश कब तक कंटिन्यू रहेगी ये कोई भी बात नहीं की गई। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल जो है 345 और जो क्या कहता है, राज्य की राजभाषा के बारे में बात करता है, अर्थात स्टेट की बात करता है। ठीक है ना, अभी तक हम लोग सेंटर की बात कर रहे थे, अब स्टेट की बात करते हैं। आर्टिकल 345, ठीक है। और ये क्या कहता है, राज्य की यानी स्टेट की राजभाषा या भाषा, लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी इसकी क्या होगी, इसके बारे में बात किया जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि जो भी राज्य का लेजिस्लेचर होगा, यानी जो भी राज्य की विधायिका होगी, जो भी राज्य का लेजिस्लेचर होगा, वो इंग्लिश के साथ और हिंदी के साथ एक या एक से अधिक भाषाओं का चयन कर सकता है। यानी क्या कह रहा है कि कोई भी राज्य सरकार जो है वो हिंदी या इंग्लिश या उसके साथ साथ कई भाषाओं का चयन कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या कहा गया, तो कहा गया कि जो स्टेट होगा वो एक, वन और मोर देन वन लैंग्वेज को ले सकता है। अब इसमें वन और मोर देन में कोई भाषा हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है, या अगर चाहे कोई राज्य तो हिंदी को भी अपनी भाषा बना सकती है। अब इसी को देखकर, ठीक है ना, इसी को देखकर और एक और बात इसमें कहा गया कि जहां भी कोई राज्य अपनी भाषा तय नहीं कर पाएगा, अगर भाषा तय कर लिया तो ठीक है, अगर भाषा तय नहीं कर पाया तो उस राज्य की भाषा क्या होगी, इंग्लिश होगी। क्योंकि अगर उसने भाषा तय ही नहीं कर पाया, अगर उस राज्य ने भाषा तय ही नहीं कर पाया तो उस राज्य की भाषा क्या होगी, तो आप कहोगे उस राज्य की भाषा इंग्लिश होगी। ठीक है, अर्थात फिर से समझ लीजिए, कोई भी राज्य एक या एक से अधिक भाषाओं का चयन कर सकता है। ठीक है, कोई भी राज्य एक या एक से अधिक भाषाओं का चयन कर सकता है। जो भी राज्य होगा वो एक से अधिक भाषाओं का चयन करे या फिर हिंदी को चयन करे, बोथ आर राइट, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो अपनी भाषा नहीं चयन कर पाता है, नहीं चूज कर पाता है, तो उस कैटेगरी में, उस चांस में क्या होगा, तो उस राज्य की भाषा क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे उस राज्य की भाषा हो जाएगी इंग्लिश। ये ध्यान रखिएगा। अब इसी के तर्ज पर बहुत सारी भाषाओं को राज्यों ने अडॉप्ट किया। जैसे अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो इसी के तर्ज पर मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड में, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड ने, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड ने क्या किया, अपनी भाषा किसको बना लिया, इंग्लिश को बना लिया। यानी मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड ने अपनी भाषा क्या बना लिया, तो अपनी भाषा इन्होंने बना लिया क्या, तो आप कहोगे अपनी भाषा इन्होंने बना लिया इंग्लिश। इसके साथ साथ बहुत सारे राज्य थे, इन्होंने अलग अलग जो भाषाएं थी वो अपनाई। जैसे गुजरात ने अपनी भाषा गुजराती को अपनाया, लेकिन गुजराती के साथ इन्होंने कहा कि हम हिंदी को भी अपनाएंगे, तो अर्थात गुजरात में हिंदी और गुजराती दोनों भाषाएं हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कश्मीर में भाषा कश्मीरी है, नहीं, कश्मीर की भाषा क्या है, उर्दू है। ध्यान रखिएगा, कश्मीर की भाषा क्या है, तो आप कहोगे कश्मीर की भाषा उर्दू है। ठीक है ना, उर्दू है, कश्मीर की भाषा क्या है, उर्दू। कश्मीरी नहीं अपनाया उन लोगों ने उर्दू अपनाया। बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो केरल ने मलयालम को अपनाया, केरल ने मलयालम को अपनाया, और इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश था उसने तेलुगु को अपनाया। आंध्र प्रदेश ने तेलुगु को अपनाया। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश ने तेलुगु। आप जानते हो कि भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन है, तो
तो आप जानते हो कि आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश ने अपनी भाषा तेलुगु रख ली। अब इसके बाद से कुल 9 ऐसे राज्य थे जिन राज्यों ने अपनी भाषा क्या इस्तेमाल किया, जिन राज्यों ने अपनी भाषा को, जो आप कह सकते हो कि फिलहाल अभी जो राज्य हैं इसमें से कुछ लगभग 9 भाषाएं राज्य थे जिन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो हिंदी को अडॉप्ट किया। तो चलिए उसमें से कुछ स्मृति पर आधारित देखते हैं कि कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं ज़रा, एकदम लैंग्वेज को देखो, मैं जानबूझ के एकदम आराम से चल रहा हूँ ताकि देखो लैंग्वेज आप पढ़ना चाहो तो धड़ाक से 2-3 आर्टिकल निपटा दो, काम खत्म, लेकिन नहीं, आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक हॉलिस्टिक नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक, छत्तीसगढ़ मैं ऐसे ही लिखता हूँ, हंसना मत बच्चा, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, MP, ठीक है ना, हरियाणा, ठीक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एक मिसिंग है, अभी दिमाग में आएगा, ठीक है ना। हरियाणा, यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड, ये 9 राज्य थे जिन राज्यों ने अपनी फर्स्ट लैंग्वेज क्या बनाई, हिंदी बनाई, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे कई राज्यों ने अपनी अपनी भाषाओं को चूज किया और जिसमें जो महत्वपूर्ण राज्य थे इनको हम लोगों ने बता दिया। अब एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो UPSC स्टेटमेंट के द्वारा आपको कंफ्यूज कर सकती है। क्या कंफ्यूज कर सकती है? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भाषाओं का जो चयन है, सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, ये लिमिटेड है क्या कि सिर्फ हम अनुसूची 8 के अंतर्गत जो भाषाएं हैं उन्हीं को चूज करें? क्या ऐसा प्रावधान है? जैसे अगर लिखा जाए ऐसे एक स्टेटमेंट UPSC दे कि भाषाओं का चयन सिर्फ अनुसूची यानी शेड्यूल 8 के अंतर्गत दी गई भाषा से ही किया जा सकता है, क्या सही है कि गलत है? तो आप कहोगे गलत है, ठीक है ना। अर्थात भाषाओं का चयन सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 8 तक सीमित नहीं है। शेड्यूल 8 के बाद से भी अगर कोई राज्य चाहे तो किसी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अर्थात यहाँ पर नोट करके आप लिख सकते हो कि कोई भी राज्य अनुसूची 8 के बाहर से भी किसी भाषा को अपनी राजभाषा बना सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात यहाँ पर अब अनुसूची 8 की बात हो रही है, तो अनुसूची 8 की जो भाषाएं हैं इन पे जरा हम लोग देख लें। शेड्यूल 8, तो एक काम करना बच्चा कि घर पे जाकर इस शेड्यूल 8 में जितनी भी भाषाएं हैं उनका आप एक काम करिएगा, एक स्नैपशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा कौन भाषा नहीं है कौन है। इसमें कुछ चीज़ें मैं अभी बताता हूँ बड़ी अच्छे से, जिससे प्रश्न पूछा जाता है और बढ़िया से आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो शुरुआत में सिर्फ 14 भाषाएं थी, बाद में चल के जो टोटल भाषाएं हैं वो 22 हैं। 14 पहले थी, बाद में चल के लगभग कितनी, तो आप कहोगे 8 भाषाएं जोड़ दी गई। ये 8 भाषाएं जो है 3 बार में जोड़ी गई थी, तो आप कह सकते हो 21, 71 और 92, यानी 21वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। CA का मतलब है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और एक है 92, ये 3 संविधान संशोधन हुए, ठीक है ना। 21वां संविधान संशोधन ये जो हुआ था आपका 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। और ये जो संशोधन हुआ था ये 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और ये जो हुआ था 2003 में हुआ था, 2002 या 2003 वो था, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो इन संविधान संशोधन के द्वारा लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, कई लैंग्वेज को इसमें डाला गया। जैसे सिंधी जो थी, सिंधी भाषा को 21वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है ना। सिंधी भाषा को 21वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये ध्यान रखिएगा। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा KMN, ठीक है ना, KMN, तो KMN में क्या है, तो कोंकणी, फिर उसके बाद से मणिपुरी और नेपाली। KMN यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन भाषाओं को इंसर्ट किया गया बाद में। अर्थात कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये तीनों भाषाएं अनुसूची 8 में हैं। अब एक चीज़ समझ लो बच्चा, नेपाली भाषा
भी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज के अनुसूची 8 में है। आप सोचोगे नेपाल तो अलग देश है, फिर क्यों है? क्योंकि नेपाल से सटे हुए जो तराई क्षेत्र हैं, ठीक है ना, आप भूगोल में पढ़ोगे, नेपाल से सटे हुए जो तराई क्षेत्र हैं, उन तराई क्षेत्रों में बहुत बड़ी जनसंख्या यूपी, बिहार और उत्तराखंड की है, जो आपकी एक भाषा बोलती है, जिस भाषा को हम कहते हैं नेपाली। प्लस नेपाली रेजिमेंट भी भारतीय सेना में है, इसलिए उनको रिस्पेक्ट करने के लिए हम नेपाली को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। 92 संविधान संशोधन के द्वारा BDMS, ठीक है ना, BDMS जिसको हम कहते हैं बोडो डोंगरी मैथिली, बिहार में बोली जाती है, और संथाली। BDMS बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ठीक है ना, BDMS यानी बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, इन भाषाओं को इंट्रोड्यूस किया गया। किसमें? आपके शेड्यूल 8 में। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची 8 में भाषाओं से संबंधित 3 संशोधन हुए। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, बाद में चल के 22 भाषाएं हो गई टोटल। 3 संशोधन हुए, एक 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71 संविधान संशोधन हुआ जो 1992 में हुआ, जिसमें KMN कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और बाद में चल के जो नेक्स्ट संविधान संशोधन हुआ, ठीक है ना, जिस संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोगों ने BDMS यानी बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली इन भाषाओं को इंट्रोड्यूस किया। तो 21, 71 और 92 ये संशोधन आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। 21, 71 तो राइमिंग फिट बैठ रही है, ठीक है ना, 21, 71 तो राइमिंग फिट बैठ रही है। 2, 7, 9 और 1, 1, 2 इसको जोड़कर आप तीसरा संविधान संशोधन का नंबर ला सकते हो। 7 और 2 जोड़ दिया जाए तो 9 आ जाएगा, और 1 और 1 जोड़ दिया तो 2 आ जाएगा। तो अर्थात तीसरा संशोधन भाषा के लिए कौन सा हुआ? 92, ठीक है ना, इसको ध्यान रखें। अरे देखो, कोई भी एक छोटी मोटी ट्रिक होती है, उसको आप याद कर सकते हैं। अब देखो, अब बात ये होगी कि अनुसूची 8 में अर्थात शेड्यूल 8 में कौन सी लैंग्वेज शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग को सीखना है, कोई भी हड़बड़ी मैं नहीं रख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रॉ रूप में यानी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं। बच्चा, अगर आप पिछले के लेक्चर नहीं भी देखोगे ना, तब भी आपको ये भाषा वाला लेक्चर समझ में आने वाला है। तो इसलिए आराम से आप पढ़िए, मैं बहुत आराम तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कौन सी भाषा शामिल नहीं है। एक चीज़ ध्यान दो, संस्कृत शामिल है, हिंदी भी शामिल है, ठीक है ना, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोंकणी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, ठीक है ना, असमिया, बंगाली, ये सब शामिल है, ठीक है, पंजाबी भी शामिल है। क्या शामिल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कौन सी भाषाएं नहीं है, और इससे लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये भाषा है, ये भाषा नहीं है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना, पहला, बहुत जान के ताजुब होगा कि इंग्लिश हमारे अनुसूची 8 में नहीं है। आप सोचे नहीं होंगे कि अंग्रेजी भी ऐसा हो सकता है क्या, कि अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में ना हो, ऐसा है। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा अगर हम बात करें राजस्थानी, हाँ राजस्थानी भी आप कह सकते हो, राजस्थानी भी इसमें शामिल नहीं है, राजस्थानी भी शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तीसरी बात करें, और जो मेरी भाषा है वो है भोजपुरी, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है। बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। और अगर मुझे एक एडवाइस आपको देना हो, अगर आप कितने भी डिप्रेस्ड हो और अगर आप एकदम लग रहा है कि ज़िंदगी हार चल रही है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बढ़िया नहीं चल रहा है, तो अपने मूड को चेंज करने के लिए काम कर सकते हो आप। क्या? चूँकि ये लीक से हट कर है। देखो, सिर्फ पढ़ाई का अर्थ ये नहीं होता कि 20 आवर बस पढ़ते ही चलो, थोड़ी अलग भी मज़ा आता है। तो अगर आप बड़ी डिप्रेस फील कर रहे हो तो एक हेडफोन लीजिए और एक मोबाइल लीजिए और जाइए यूट्यूब पे और ज़बरदस्त कोई भोजपुरी गाना लगाइए, वॉल्यूम फुल करिए, आप फिर सुनिए। भले ही आपको समझ आए चाहे ना आए, आपका मूड पक्का ठीक हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो ये छोटी सी नुस्खे थे, आप ध्यान रखिएगा। खैर, मजाक कर रहे हैं, हल्का सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। तो इंग्लिश, राजस्थानी और भोजपुरी ये हमारी अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। ये भाषाएं हमारी अनुसूची 8 में शामिल नहीं है, इनको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा।
अब हम बात करेंगे आर्टिकल 346 की। आर्टिकल 346 अब ये बात कर रहा है कि अगर दो राज्यों के बीच में अगर पत्राचार हो रहा है या इंटरेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो भाषा क्या होगी, ठीक है ना। तो कह रहा है अगर कभी भी किसी राज्य का केंद्र के साथ सेंटर प्लस स्टेट में कम्युनिकेशन होगा तो ये कैसे होगा, इंग्लिश में होगा। यानी अगर सेंटर और स्टेट अगर कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है ना, तो हमेशा क्या होगा, भाषा जो होगी वो इंग्लिश होगी। अब यहाँ पर स्टेट चाहे एक स्टेट हो चाहे मोर देन वन स्टेट हो, ठीक है ना। तो चाहे राज्य एक हो चाहे एक से अधिक राज्य हो और एक तरफ केंद्र हो, तो हमेशा जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश। इसको ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, अगर कह रहा है कि दो स्टेट है, स्टेट प्लस स्टेट की अगर हम बात करें, तो स्टेट और स्टेट की भी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी स्टेट प्लस स्टेट, इनकी जो भाषा होगी वो भी कैसी होगी, तो आप कहोगे इंग्लिश होगी, ठीक है ना। दो राज्यों में अगर जो भाषा है ये इंग्लिश में होगी, ये भी ध्यान रखिएगा अगर दो राज्य बात में करते हैं। लेकिन अगर दोनों राज्यों में कंसेंट है, सहमति है कि किसी तीसरे भाषा में हम लोग बात कर लें, जैसे हिंदी, जैसे राजस्थान की भी भाषा हिंदी है और यूपी की भी भाषा हिंदी है, अगर राजस्थान और यूपी कंसेंट कर लेते हैं तो उन दोनों की भाषा, उन दोनों के बीच में जो पत्राचार है, जो बातचीत है, वो इंग्लिश या हिंदी में हो सकती है, अगर दोनों के बीच सहमति है। और अगर सहमति नहीं है तो हमेशा क्या होगी, वो इंग्लिश में होगी, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी सेंटर और स्टेट के बीच में जो पत्राचार होगा, यानी जो भी लेटर का आदान प्रदान होगा, वो हमेशा इंग्लिश में होंगे, ध्यान रखिएगा। अर्थात अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई डिमांड चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो हमेशा जो पत्राचार की भाषा होगी वो क्या होगी, आपका जो है वो होगी हमेशा इंग्लिश से। तो ये हमारा आर्टिकल जो है 346 है। आर्टिकल 347 टाइटल जो है इसका थोड़ा गंभीर है, लेकिन 347 में अगर हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं ये भाषाई रूप से, यानी लैंग्विस्टिक रूप पर जो अल्पसंख्यक है उनकी बात को ये कह सकते हो कि अल्पसंख्यकों का ये अधिकार बचाता है। यानी अल्पसंख्यकों को ये दर्शाता है कि तुम्हारी जो भाषा है ये भाषा सेफ रहेगी इंडिया में खासकर। तो अगर हम बात करें इसमें 347, तो अगर इसकी टाइटल की बात करें तो वो कहता है कि अगर जनसंख्या का एक बड़ा सा वर्ग, एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा कैटेगरी, जनसंख्या का बहुत बड़ा वर्ग, मान लीजिए एक किसी अन्य भाषा को चाहता है कि ये भाषा होनी चाहिए हमारी, लेकिन राज्य सरकार उस भाषा को उसकी भाषा नहीं बना रही। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है ना। तो वो जो अल्पसंख्यक ग्रुप है वो राष्ट्रपति से अगर क्या करे, मांग करे कि हमारी भाषा को आप इस राज्य की भाषा बना दीजिए, तो राष्ट्रपति अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो किसी भी राज्य की मांग पर, ठीक है ना, किसी भी भाषा को उस राज्य की शासकीय या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के परमिशन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, और इस एग्जाम्पल का रियल लाइफ में कोई ज़्यादा वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। पहला मान लेते हैं यूपी को ही हम एक आधार ले रहे हैं। यूपी की भाषा एक है हिंदी और एक भाषा है इंग्लिश, उर्दू, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उर्दू को यूपी की भाषा का दर्जा कब मिला, ठीक है। थोड़ा आप भी एक्टिव रहिए, ठीक है, ओके। तो हिंदी और उर्दू, लेकिन मान लीजिए कि हमारे यूपी में क्रिश्चियन का जो ईसाई धर्म है, जो खासकर इंग्लिश बोलता है, मान लीजिए ईसाई धर्म है जो इंग्लिश बोलता है, और ईसाई धर्म इंग्लिश जो बोलता है उसकी जनसंख्या खासकर है यूपी में, और वो चाहते, उनको ये समझ ही नहीं आता है कि भैया हिंदी क्या है और आपका कह सकते हो कि उर्दू क्या है, उनको तो भैया इंग्लिश चाहिए। तो वो अगर संतुष्ट हैं इस सेंस में कि उनकी लैंग्वेज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंग्लिश, और अगर ये अपनी डिमांड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लेके जाते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपी स्टेट की एक और भाषा बना सकते हैं और वो है इंग्लिश। अब आप इसको
कई अदर वे में इंटरप्रेटेड कर सकते हो। अर्थात राष्ट्रपति अगर संतुष्ट है, राष्ट्रपति अगर संतुष्ट है तो किसी भी राज्य में किसी जनसंख्या की मांग पर, किसी भी राज्य में किसी जनसंख्या की मांग पर उस राज्य की कोई भी भाषा को शासकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकता है। ठीक है ना, कोई भी भाषा हो, ठीक है ना, अगर वो जनता डिमांड कर रही है तो, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। तो ये हमारा 347 हुआ। अब चलिए हम लोग बात करते हैं 348 को, 348 को बढ़िया से। अब आर्टिकल हम 348 के बारे में बात करेंगे और ये आर्टिकल 348 न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी के बारे में बात करता है, न्यायपालिका की भाषाओं के बारे में बात करता है और कह सकते हो विधायिका यानी लेजिस्लेटिव। देखो बच्चा, न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी जहाँ पर न्याय का काम चलता है, और विधायिका यानी लेजिस्लेटिव जहाँ पर कानून बनने का काम चलता है। तो इन माध्यम से यानी न्यायपालिका और विधायिका के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका और विधायिका के माध्यम से जो है कौन सी भाषा हमको प्रयोग करना है इसके बारे में डिटेल में बताता है 348। तो क्या कहता है पहला पॉइंट, कह रहा है कि जब तक संसद नियम न बना दे, जब तक संसद नियम न बनाए तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश होगी। अर्थात ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सारी प्रोसीडिंग किस में होगी, इंग्लिश में होगी। कब तक, जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ ना बनाए। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट लॉ बना देता है कि सुप्रीम कोर्ट की अब कार्यवाही हिंदी में होंगी, तो हिंदी में होने लगेगी, लेकिन नहीं होती है। पता है क्यों? क्योंकि अगर हिंदी हमने इम्पोज कर दिया ना, तो साउथ इंडियन के जो स्टेट है वो कहेंगे तमिल भी इम्पोज करो, तेलुगु भी करो, कई राज्य करेंगे, तो इसलिए हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है ये क्या होगी, जब तक पार्लियामेंट लॉ ना बनाए तब तक इंग्लिश होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट में ये भी बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी प्रोसीडिंग होगी, ठीक है ना, और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कह सकते हो जजमेंट से लेके हर एक कार्य जो होंगे वो सब कैसे होंगे, इंग्लिश में होंगे, ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, क्योंकि विधायिका क्या है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट, तो देखिए पार्लियामेंट में जितने भी बिल होंगे यानी जितने भी विधेयक होंगे, जितने भी अमेंडमेंट होंगे यानी जितने भी संशोधन होंगे, जितने भी बिल, जितने भी संशोधन, जितने भी ऑर्डिनेंस यानी जितने भी अध्यादेश होंगे, बिल, अमेंडमेंट, ऑर्डिनेंस, लॉ, रूल, ये सारी चीजें हम अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उन सब की लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश में। अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कार्यवाहियाँ तो इंग्लिश में होंगी ही होंगी, इसके साथ साथ पार्लियामेंट में जो भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जो भी आपके अमेंडमेंट यानी संशोधित किसी बिल में, किसी कानून में, किसी कानून में परिवर्तन करना है तो अमेंडमेंट बिल, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कोई भी अध्यादेश, अर्थात पार्लियामेंट जब नहीं चलता है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करता है। ये मैंने बताया आर्टिकल 1 to 3 में, आप पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अध्यादेश और जितने भी लॉ हैं, कानून हैं और जितने भी नियम हैं, इन सब को किस भाषा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो आप कहोगे इंग्लिश भाषा में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें आगे, ठीक है ना, कि अगर राज्य की बात करें अगर हाई कोर्ट की, ठीक है ना, तो अगर हाई कोर्ट की भाषा की हम बात करें हाई कोर्ट में, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया। मैं थोड़ा जगह चाहिए, मुझे चाहिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें राज्य में, तो जो राज्य का राज्यपाल है, अगर प्री कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, प्री कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अगर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अगर राज्यपाल चाहे तो इंग्लिश के अलावा, अगर राज्यपाल चाहे
तो उस राज्य में, जैसे यूपी का राज्यपाल चाहे तो यूपी में, तो राज्य चाहे, देखो ध्यान रखना कि अगर हाई कोर्ट का इंग्लिश के अलावा किसी भाषा में कार्रवाई करनी है तो उस राज्य के गवर्नर को, राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अगर ये चाहे तो इंग्लिश के अलावा किसी और रीजनल लैंग्वेज में, किसी और क्षेत्रीय भाषा में कार्यवाहियाँ करा सकता है। अर्थात हाई कोर्ट की कार्रवाई, प्रोसीडिंग इंग्लिश के अलावा हिंदी में हो सकती है, या फिर इंग्लिश के अलावा किसी और क्षेत्रीय भाषा, जैसे महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में गुजराती, ऐसे करके हो सकती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए राज्यपाल को प्रेसिडेंट की प्री कंसेंट लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, और इसके द्वारा वो आराम से ये काम कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, राज्य का जो विधानमंडल होगा, देखो जैसे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बात की, हाई कोर्ट की बात की और पार्लियामेंट की बात की थी। अब राज्य का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य का जो विधानमंडल है, यानी जहां पर राज्य स्टेट अपना कानून बनाती है, तो राज्य का जो विधानमंडल है स्टेट जो लेजिस्लेचर है, राज्य जो विधानमंडल है, तो राज्य विधानमंडल कहता है कि राज्य विधानमंडल चाहे तो किसी भी भाषा में, इंग्लिश के अलावा किसी भी भाषा में अपनी कार्यवाही कर सकता है। जैसे मान लीजिए यूपी की भाषा है हिंदी, तो वो अपनी कार्यवाही किस में करेंगे? हिंदी में करेंगे। लेकिन इनको एक काम करना पड़ेगा, लेकिन इनको जो भी काम होंगे उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कराना पड़ेगा। अर्थात मान लीजिए यूपी की भाषा हिंदी है, उर्दू है, और यूपी की जो कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है यूपी में, और वो बिल इंट्रोड्यूस हो गया, पास हो गया, लेकिन यूपी की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? यूपी की गवर्नमेंट को उस बिल को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आप कहोगे किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा दे सर जी? तो हम कहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा बढ़िया से, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर भी हिंदी के प्रयोग की बात नहीं की गई। अर्थात सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी दुख की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में इवन जो हम रिट फाइल करते हैं, रिट जैसे मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो अगर आप कोई केस फाइल करते हो तो उसको भी आपको किस में करना पड़ेगा? इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। अर्थात हिंदी में सुप्रीम कोर्ट आपके रिट पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन हैं, अगर देखा जाए तो सारे डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो सारे डिसीजन इंग्लिश में आते हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे, सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी करे, सुप्रीम कोर्ट कोई डिक्री पारित करे, तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की कैसी होगी? आप कहोगे इंग्लिश में होगी। बाद में चल के हर एक राज्य अपनी अपने भाषा में उसको अनुवाद कर देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना सारा मामला इंग्लिश में ही करता है। कई वादों में, कई सारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा और सुप्रीम कोर्ट में केस नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं सुने जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद की हम बात करें सेक्शन आर्टिकल 350 की, ठीक है ना। आर्टिकल 350 की 349 महत्वपूर्ण नहीं है और उसके कुछ खास इम्प्लीकेशन भी नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अब जो है आर्टिकल 350 को हम देखेंगे, और 350 ये संबंध करता है कोई व्यक्ति और कोई अधिकारी। कोई व्यक्ति है यानी कोई पर्सन है और कोई ऑफिसर है, ठीक है ना। चाहे वो केंद्र है चाहे राज्य का है, ठीक है ना। ये ऑफिसर चाहे स्टेट का है, चाहे स्टेट का है, चाहे सेंटर का है, चाहे सेंटर का ये है या फिर स्टेट का है। ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति अगर अपनी कोई शिकायत किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट ऑफिसर को, कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में शिकायत कर सकता है।
ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में हो, ज़रूरी नहीं कि उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी में वो करे, वो किसी भी भाषा में कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है और उत्तर प्रदेश की एक और ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लेकिन अगर आप चाहो तो किसी भी ऑफिसर को इंग्लिश में भी अपनी शिकायत दे सकते हो, मराठी में भी दे सकते हो, गुजराती में भी दे सकते हो, किसी भी भाषा में अपनी शिकायत आप उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो। ये पावर हमारा संविधान आपको देता है, जो है आर्टिकल 350 में, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और जो है आर्टिकल है छोटा सा 350A, और जिसको हम कहते हैं कि डीपीएसपी आउटसाइड द डीपीएसपी, यानी 350A ऐसा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो डीपीएसपी यानी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसके बाहर है, लेकिन फिर भी उसका नेचर कैसा है, डीपीएसपी के जैसा। जैसे मान लीजिए मैं इंडियन हूं और इंडिया के बाहर इंडियन के जैसा बिहेव करता हूं, तो लोग कहेंगे इंडियन आउटसाइड इंडिया, इंडियन आउटसाइड इंडिया। इसी प्रकार 350A का जो नेचर है ना, वो डीपीएसपी के जैसा है, जो पार्ट में दिया गया प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी ऐसा जब भी राज्य कोई नियम बनाएगा तो वो डीपीएसपी में देखेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो लॉ बनाएगा। तो डीपीएसपी आउटसाइड डीपीएसपी, ये हमारा 350A को कहते हैं, जो संबंधित है, कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन मदर लैंग्वेज, यानी राज्य की जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो किस भाषा में होगी, मदर लैंग्वेज में होगी, यानी ध्यान रखिएगा मातृभाषा में होगी। ये है कौन सा हमारा आर्टिकल 350A, कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा या मदर लैंग्वेज या फिर मदर टंग में होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसे हम डीपीएसपी आउटसाइड द डीपीएसपी कहते हैं, अर्थात राज्य अपने नागरिकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ज़रूरी नहीं कि आप कोई हिंदी भाषी का क्षेत्र है तो उस पर इंग्लिश इम्पोज करिए। अब आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी, इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था और इसकी जो कमियां थी, और इसको लेकर जो साउथ इंडिया के स्टेट जो इसको नहीं फॉलो कर रहे थे या फिर कह रहे थे कि हम इसको नहीं मानेंगे, उनका सबसे बड़ा कंसर्न आपको पता है क्या था? उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि उनकी प्राइमरी लैंग्वेज जो है वो विलुप्त हो जाएगी। अर्थात मान लीजिए कोई बच्चा है जो तमिल बोलता है, अब उसको हम प्राइमरी लैंग्वेज से ही हम कह रहे हैं क्या, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। अब ये दो इम्पोज कर दिया हम उस पर, तो तेलुगु तो वो भूलता जाएगा ना बच्चा। जब तेलुगु भूलता जाएगा तो तेलुगु लैंग्वेज विलुप्त नहीं हो जाएगी। इसीलिए ये मामला है, ये ध्यान रखिए बढ़िया से, ठीक है। यानी मातृभाषा जो है प्राइमरी लैंग्वेज जो होगी, प्राइमरी एजुकेशन जो होगी हमेशा मातृभाषा में होगी। ओके, इसको ध्यान रखें। अब लास्ट जो आर्टिकल है हमारा जो भाषा में, जो ये भी आप कह सकते हो कि डीपी आउटसाइड डीपी है, यानी डीपीएसपी जो हमारे डीपीएसपी में नहीं है, यानी ऐसा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो क्या है भैया, जरा देखते हैं। कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करेगा। अर्थात जो स्टेट होगा, स्टेट शुड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी इस राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने राज्य में या भारत में क्या करे, हिंदी को प्रमोट करे। यानी जो हमारी संघ कर्तव्य होगा, यानी जो संघ यहाँ पर राज्य का अर्थात है संघ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा काम करेगी कि वो क्या करे, वो आप कह सकते हो कि हिंदी को प्रमोट करे। तो इसलिए आप देखते हो हिंदी दिवस मनाया जाता है, संस्कृत दिवस, तेलुगु दिवस,
गुजराती दिवस वो शायद उस राज्य में मनाया जाए, लेकिन हिंदी दिवस हम पूरे भारत में मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है ना, राष्ट्रीय गुजराती दिवस नहीं होता है, ठीक है। तो राष्ट्र में हमको हिंदी भाषा को प्रमोट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन दिया गया है संविधान के आर्टिकल 351 के द्वारा, तो इसलिए ये आउटसाइड जो है डीपीएसपी के बाहर डीपीएसपी है। तो बच्चा, ये हमारी भाषाएं थी और इन भाषाओं को बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से हम लोगों ने सीख लिया। यानी भाषा जो भी हमारी थी, इस भाषा को हमने विस्तृत तरीके से सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लिए हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप भाषा से संबंधित छूटा हो। आराम से आप चाहो तो इसका नोट्स बना के इसको आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ कहीं पर भी, चाहे प्री हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, कहीं पर भी अगर आपको भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि अब आप प्रश्न का उत्तर न दे पाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको सारी चीज़ें लगभग यहाँ पर क्लैरिफाई हो गई होंगी कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो ये भाषा से संबंधित बात थी। अब हम लोग आगे बात करेंगे आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में। तो जैसे बेसिक जो चीज़ें थी उसको हम लोगों ने इसके अंदर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जरूर जुड़िएगा, ध्यान रखिएगा। और पर्सनली जो है वो भी मैं सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में कर दूंगा, ताकि आपको कोई अगर भाषा से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसमें आप जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी। बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इमरजेंसी, जैसे एक बेसिक बात हो जाए, कौन से पार्ट में है, तो आप कहोगे 17 में वो था तो ये 18 में हो जाएगा, पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल वो कौन सा था, तो 343 से 351, ये आर्टिकल हो जाएगा 352 से 360, भाग 18, आर्टिकल 352 से 360 तक। देखो बच्चा, आपातकाल का डायमेंशन बहुत बड़ा है और आपातकाल को एक एक करके हम लोग सारी बातें सीखेंगे। आप बस धैर्य बनाए रखिएगा आपातकाल को लेकर, और आपातकाल के लिए जो भी समस्याएं हैं इनको सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा मैं। सबसे पहले बेसिक्स। देखो बच्चा, हमारे संविधान का जो नेचर है मोस्टली वो संघीय है, अर्थात फेडरल है। फेडरल का अर्थ होता है कि जब हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी 2 या 2 से अधिक सरकार रखते हैं। हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ द पावर का कॉन्सेप्ट चलता है, शक्तियों के विभाजन का कॉन्सेप्ट चलता है। हमारे यहाँ राज्य सरकार अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, दोनों अपने हिसाब से काम करते हैं, दोनों की शक्तियों को विभाजित किया गया है, दोनों की पावर कुछ अलग है कुछ अलग है, दोनों अपने पर रूल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिस प्रोविज़न के द्वारा हमारे संविधान का जो नेचर है वो तुरंत ऑन द स्पॉट 1 मिनट में बदल जाता है, और इमरजेंसी उसमें से एक है। अर्थात आपातकाल एक ऐसा संविधान का कैरेक्टर है जो संविधान को यूनिटरी अर्थात एकात्मक बनाता है। एकात्मक और संघात्मक में इतना ही अर्थ है कि एकात्मक का अर्थ होता है जहाँ पर एक संविधान की बात की जाए, एक सरकार की बात की जाए, एक सिटीजनशिप की बात की जाए, हर चीज़ एक एक एक, तो ये एकात्मक हो जाएगा। जब एक से अधिक की बात की जाए, सेपरेशन ऑफ द पावर की बात की जाए, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि संघात्मक की बात हो रही है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ द, जब पावर की बात हो जाए यानी पावर को एक जगह केंद्रीकृत कर दिया, तो वो आप कह सकते हो कि वे एकात्मक यानी यूनिटरी गवर्नमेंट के कैरेक्टर है। तो अब इमरजेंसी अगर देखा जाए तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, यानी ये प्रोविज़न हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो ये जापान से लिया गया। सॉरी, जापान कह रहे, देखो जर्मनी है, ठीक है ना, बहुत ही जर्मनी से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, जर्मनी से लिया गया है हमारे आपातकाल को, ठीक है ना। अब देखिए, आपातकाल को समझने से पहले कुछ B.R. अम्बेडकर और उनके कई जैसे लोग थे, उनकी कुछ बात को हम समझते हैं। देखिए, आपातकाल जो है हमारा, इस आपातकाल में बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर है
जिस कैरेक्टर में बिना संविधान में संशोधन किए, बिना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए संविधान के नेचर को बदल देता है ये आपातकाल। अर्थात वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, माहौल बदल दिया। समझे बात को? मतलब यह है कि बिना संविधान में कोई भी संशोधन किए, अमेंडमेंट किए, एडिट किए, हम संविधान के नेचर को ही बदल देते हैं। संविधान का नेचर बिना आपातकाल के संघीय प्रकार का है। जैसे ही आपातकाल लगता है संविधान का नेचर तुरंत एकात्मक हो जाता है। तो B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि आपातकाल एक ऐसी प्रोविजन है जो बिना संविधान संशोधन के भारतीय संविधान के कैरेक्टर को संघात्मक से अर्थात फेडरल से यूनिटरी कर देता है। बड़ी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, फिर B.R. अम्बेडकर ने एक और बात कहा था कि संविधान में जो आपातकाल शब्द है और जो आपातकाल के प्रोविजन है, खासकर उन्होंने आर्टिकल 356 को मेंशन किया था। और 356 में उन्होंने कहा था 356 को कि सरकार को या फिर जो भी राज्य है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर प्रेसिडेंट है, इनको 356 का प्रयोग बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में करना चाहिए। इन्होंने 356 को डेड लेटर कहा, मृत्यु पत्र कहा। क्यों? इन्होंने कहा कि इसको छुओ मत, क्योंकि इसको छूने से देश की जो संघीय व्यवस्था होती है, फेडरल कैरेक्टर होता है, अर्थात मोर देन वन गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इतर बितर हो जाता है। इसलिए सेंटर स्टेट जो रिलेशन है वो भी गड़बड़ हो जाते हैं, केंद्र राज्य संबंध गड़बड़ हो जाते हैं। तो इसलिए 356 का तो प्रयोग बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में करना चाहिए। ये B.R. अम्बेडकर के शब्द हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक और व्यक्ति थे, कामत साहब थे, कामत जी नाम है उनका। उन्होंने अम्बेडकर की इसी बात को कहा कि अम्बेडकर ने जो शब्द कहा था, यानी आर्टिकल 356 इज अलाइव, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर डाइड बट आर्टिकल 356 या फिर जो उनका डेड लेटर का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी भी अलाइव है। अलाइव है इन द सेंस कि अभी भी भारतीय सरकार उसका प्रयोग निरंतर कर रही है। अब देखिए, भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। ठीक है ना? 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही है। एक आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356 और एक आर्टिकल 360। ये 3 प्रकार के आपातकाल की बात हम लोगों ने किया है। पहली बात एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 352 है, ठीक है ना, जो आर्टिकल 352 है ये नेशनल इमरजेंसी को डिनोट करता है, अर्थात पूरे राष्ट्रीय लेवल पर इमरजेंसी की बात करता है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आर्टिकल 352 में कहीं पर भी नेशनल वर्ड यूज नहीं किया गया है। यूज किया गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, अर्थात आपातकाल की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, ये शब्द का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 352 में। ठीक है ना? आर्टिकल 352 को समझने से पहले थोड़ा और कोई छोटी छोटी जो बातें हैं उनको जरा हम लोग देख लेते हैं। 352 में राष्ट्रीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रोक्लेमेशन ऑफ द आपातकाल या फिर आपातकाल की उद्घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 356 की, जिसको 356 को हम लोग बेसिकली कहते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जिसको हम कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, या फिर इसको संवैधानिक कह सकते, आपातकाल भी कहते हैं, यानी जो 356 है उसको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, इसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ठीक है? लेकिन और कई लोग इसको राज्यपाल शासन भी कहते हैं, जो चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आर्टिकल 356 में ना तो संवैधानिक आपातकाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है और ना ही आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की बात शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति जो आर्टिकल 356 है उसमें यूज किया गया है कि फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन स्टेट, यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता,
ये शब्द का प्रयोग किया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात की गई है कि किसी राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वो फेल हो गया है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन एनी स्टेट, इसकी बात कर रहा है। तो जब किसी राज्य में फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होता है तब वहाँ पर हम आर्टिकल 356 को इम्पोज करते हैं, ठीक है। अर्थात 356 में भी कहीं पर राष्ट्रीय या राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल कहीं पर भी लिखा नहीं गया है, ठीक है। इसके बाद जो 360 है वो डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से, वित्तीय आपातकाल से। वित्तीय आपातकाल क्या है बच्चा? तो आप कहोगे फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपातकाल ये डील करता है कि फाइनेंशियल फेलियर, फाइनेंशियल सिस्टम फेलियर ऑफ इंडिया। अगर हमारे देश में देश की वित्तीय व्यवस्था खराब हो जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम उस राज्य में या फिर पूरे देश में राष्ट्रीय जो वित्तीय आपातकाल है उसकी व्यवस्था हम करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी हम इम्पोज करते हैं। अब देखो बात को, जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज होता है तो राष्ट्र की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सैलरी, सेंटर स्टेट के बीच में जो टैक्स का बंटवारा है, ये सारी चीज़ें हम अलग वे में करने लगते हैं। ये तो एक ब्रीफ कह सकते हो इंट्रो हुआ आपके 352, 356 और 360 का। कुछ और अगर हम बात करें तो आपातकाल में 356 का संबंध एक और आर्टिकल से है, 365 के आर्टिकल से। यानी 356 राज्य में 356 लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 365 देता है। 365 ये कहता है कि अगर राज्य सरकार किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को यानी कार्यकारी निर्देश को सरकार की नहीं मानता है तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति से वहाँ पर 356 लगाने की सिफारिश कर सकता है। अर्थात जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बात कही, स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश किया कि आप ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को राज्य सरकार ने क्या कर दिया, उड़ा दिया हवा में। तो इस ग्राउंड पर आपको ध्यान रखना है कि इस ग्राउंड के आधार पर जो राज्य सरकार में इमरजेंसी 356 लगाया जा सकता है। दो केसेस हैं, खासकर दो मामले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक सरकारिया कमीशन बना था, सरकारिया आयोग 80 के दशक में, और एक केस बहुत महत्वपूर्ण है, एसआर बम्बई केस 1992। और एसआर बम्बई केस और जो सरकारिया आयोग है ये बताता है कि कैसे कब स्टेट में इमरजेंसी लगाना यानी 356 लगाना उचित है यानी अच्छा है, और कब किसी स्टेट में 356 लगाना अनुचित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन है सरकारी आयोग की जो रिकमेंडेशन दी थी, और उसके साथ साथ जो बाद में जो एसआर बम्बई का 1992 में केस आया था, इसमें भी इमरजेंसी को लेकर बहुत सारी बात। तो अगर आप कभी भी कोई प्रश्न लिख रहे हो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, और कोई भी अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो या फिर निबंध लिख रहे हो, तो आप सरकारिया आयोग की बात लक्ष्मीकांत से जरूर पढ़ लीजिएगा, और जो एसआर बम्बई के केस में हुआ था उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैं तो आपको बताऊंगा ही। ये बातें हो गई इसमें। अब चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी बात हम लोग बीच में करते हैं, 352 को आगे बढ़ाते हैं। आगे चल कर देखिए, एक चीज़ समझ लो, 3 महत्वपूर्ण संशोधन हैं आपको जो ध्यान रखना है। ये संशोधनों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, और इसमें जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। अर्थात जुडिशियल रिव्यू करना है, उसके साथ साथ जो है मामला है हमारा जो जुडिशियल रिव्यू का, उसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं इन सभी को देखना है। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। देखो, एक संशोधन हुआ था 38वां संविधान संशोधन, एक हुआ था 42वां, और एक हुआ था 44वां। ये 3 संशोधन जो है ना, बहुत ही आप कह सकते हो कि क्रांतिकारी संशोधन है। इन संशोधनों के माध्यम से मामला बहुत ही बिगड़ा था। ये संशोधन इतने महत्वपूर्ण हैं, अब सोचिए 42वें संविधान को
मिनी 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि ये मिनी संविधान है। तो इंदिरा गांधी ने 1976 का जो संशोधन किया था उन्होंने पूरी तरीके से संविधान को पलट दिया था, हर मामले को पलट दिया था। और इसकी शुरुआत हुई थी जो 38वां संशोधन था वहाँ से। 38वें संविधान से इसकी शुरुआत हुई थी और उच्च स्तर पे पहुँचा 42वें संविधान संशोधन पे। और इसको बाद में चल के, जब आप जानते हो कि 77 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, और जब 77 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, बाद में जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी ने 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर एक कमीशन बैठाया, जिस कमीशन को कहा जाता है शाह कमीशन। और इस शाह कमीशन को कहा गया कि क्या प्रोविजन किया जाए कि भारत में आपातकाल लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाए। आप मानोगे नहीं कि इससे पहले, यानी 44वें संविधान संशोधन से पहले आपातकाल को लगाना बहुत ही आसान था भारत में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद से आपातकाल को लगाना इतना टफ कर दिया गया कि उसके बाद से आज तक भारत में आपातकाल लगा ही नहीं। नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, राज्यों वाली बात नहीं हो रही। यानी कठोर किया गया, मजबूत किया गया। बहुत सारे डायमेंशन है एक एक करके, जिस पे भी बात करेंगे हम लोग कि क्या क्या उन लोगों ने चेंजमेंट किए। अब देखो, अगर हम बात करें 352 की, ठीक है ना, तो 352 को लागू करने के 3 आधार हैं। यानी आर्टिकल 352 जिसको हम कहते हैं आपातकाल की उद्घोषणा या फिर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। चूंकि नेशनल शब्द का प्रयोग किया नहीं गया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के 3 जो है ग्राउंड है। चलिए समझते हैं एक एक करके। तो 352 के लगाने के जो आधार है, ठीक है ना, तो आधार तीनों जो हैं उसमें से एक को तो परिवर्तित कर भी दिया गया था, जो हम लोग भी देखेंगे कि जो आंतरिक अशांति था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसको बाद में चल के इन लोगों ने बदल दिया, किसमें, सशस्त्र विद्रोह के रूप में। तो इनकी जो कह सकते हो कि आप ग्राउंड है, इनको ज़रा देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहला इन्होंने बोला युद्ध, और मैं केस भी 2-4 बताऊंगा, वॉर। आप मानोगे नहीं, आईपीसी में भी एक सेडेशन, राजद्रोह का चार्ज होता है, और आपराधिक षड्यंत्र का एक चार्ज होता है, सेक्शन 120 और सेक्शन 124, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 124 है राजद्रोह, सेडेशन। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि कभी कभी, जब आप आईपीसी पढ़ोगे तो इसमें ये कहा जाता है कि जब कभी भी हम कोई अपराध करते हैं ना, तो कभी कभी अपराध की मात्र तैयारी, ओनली प्रिपरेशन ऑफ वॉर इज पनिशेबल। ओनली प्रिपरेशन ऑफ वॉर इज पनिशेबल, अर्थात अगर हम ओनली प्रिपरेशन ऑफ क्राइम इज पनिशेबल, यानी किसी अपराध का सिर्फ हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो दंडनीय होगा। यानी अपराध करेंगे नहीं तब भी वो दंडनीय होगा। जिसमें कहा जाता है कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, अगर आप तैयारी कर रहे हो, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप तैयारी के साथ अटैक भी कर दिए हो, तो आपके ऊपर चार्ज लगेंगे। यानी आपकी तैयारी मात्र ही दंडनीय हो जाएगी, पनिशेबल हो जाएगी। अजमल कसाब और मुंबई अटैक का केस आपको याद होगा। आपको पता है अजमल कसाब पर युद्ध करने की चार्ज लगे थे, अर्थात उनको कहा गया था कि इन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, तो उनके ऊपर चार्ज लगा था सेक्शन 122-23 के हिसाब से, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ समझ लेना है यहाँ पर, एक तो युद्ध यानी वॉर की कंडीशन, दूसरा ये है कि अगर देखा जाए कोई बाह्य आक्रमण हो गया, यानी आउटर इन्वेजन हो गया, और तीसरा एक शब्द है जिसको हम कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म रिवोल्ट, आप इसको कह सकते हो, आर्म के साथ रिवोल्ट करना, ठीक है। ये शब्द ये नहीं था,
इसके शब्द पर आंतरिक अशांति शब्द था, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था, जो बहुत ही ज़्यादा डिफाइन नहीं था, वेल डिफाइन नहीं था, इसलिए इसको हटा दिया गया और इसको हटाकर क्या कर दिया गया, इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह लगा दिया। ये 3 ग्राउंड हैं। इन 3 ग्राउंड के यानी आउटर अगर कोई अटैक हो जाता है, वॉर की सिचुएशन होती है और इसके साथ साथ अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो उस केस में आर्टिकल 352 को इम्पोज किया जा सकता है। चूँकि समय सीमित है और इस पे बहुत सारी बात करनी है, तो इसलिए 352, 356, 360 को बहुत ही डिटेल वे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसकी जो PDF है ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही जो टाइटल लिखा होता है उसके जस्ट नीचे होता है, उसमें आप क्लिक करोगे तो इस वीडियो के जितने भी साथ के वीडियो हैं उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। मेरे साथ अटैच रहने का जो भी आप पर्सनली जो प्रश्न पूछना चाहते हो उसका भी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा और प्लस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से आप आराम से जुड़ सकते हो और आराम से आप सारी डिटेल ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।